नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज हम एक ऐसे विषय का जो है उस पर सवाल उठाएंगे और एक ऐसे विषय का सवाल है जिस पर हम मंथन करने जा रहे हैं जो लोकतंत्र की बुनियाद को हिला सकता है। क्या देश में वोट की चोरी हो रही है? ये बहुत बड़ा आरोप है। बिहार से महाराष्ट्र, कर्नाटक तक और दिल्ली तक विपक्ष का आरोप है कि वोटों की चोरी हुई है। बाकायदे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया है। चुनाव आयोग की मिली भगत से वोटों की चोरी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये आरोप है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का और पूरे विपक्ष का। और बिहार में वो कह रहे हैं कि जब ये मामला पूरा खुल गया वोटों की चोरी का, तो बिहार में जो स्पेशल रिवीजन शुरू कर दिया है उसकी वजह से SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके जरिए मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी हो रही, ऐसा आरोप है। विपक्ष कहता है कि लाखों के नाम काटे गए हैं तो करोड़ों के नए नाम जुड़ गए हैं और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय व चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं, ये आरोप है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज संसद के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संसद के अंदर भी दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ इस पर चर्चा कराए जाने को लेकर। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संसद में दावे किए गए कि कुल मिलाकर सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कर्नाटक में हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी वोटों की चोरी हो रही है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आज बहुत आक्रामक तरीके से ये मुद्दा रखा और उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से ये आई वॉश है। यादव ने आरोप लगाया कि दस्तावेजों की मांग और फार्मों पर जलेबी बेचने जैसी गैर प्रासंगिक गतिविधियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 11 दस्तावेजों की मांग से गरीबों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश रची गई है और तकरीबन 35 लाख नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के जवाब में बिहार की विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जब आप हमारे साथ थे तब हमारी तारीफ करते थे, अब क्यों विरोध कर रहे हो। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, मुस्लिम समुदाय के लिए योजनाओं का जिक्र, और तेजस्वी को यूँ कहा उन्होंने कि तुम अभी बच्चा हो, ये भी कह डाला। इसके बाद हंगामा हुआ, बवाल हुआ, लेकिन ये मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा राष्ट्रीय फलक पर अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है और राहुल गांधी इसे पकड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसको निर्णायक मोड़ तक पहुंचा कर रहेंगे। तो ये मामला निश्चित तौर पर निर्णायक मोड़ तक जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने आज तक जो भी मुद्दे पकड़े हैं वो उनको अंतिम छोर तक जरूर ले गए हैं। तो आज मंथन में हम सवाल करेंगे कि क्या सिर्फ SIR के नाम पर एक प्रशासनिक प्रक्रिया चल रही है जिसमें विपक्ष को संदेह है, या फिर लोकतंत्र के उस अनमोल अधिकार मतदान को एक तरीके से संपूर्णता से जकड़ने का सियासी षड्यंत्र चल रहा है। क्या राज्य ऐसा कर रहा है? समर्थन केंद्र का भी है, विपक्ष क्यों उठा रहा है, इस विपक्ष को चिंता क्या है, और चुनाव आयोग का क्या कहना है, क्या वह सत्ता का टूल बन गया है? आज की सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा आज हम पूछेंगे, वोट की चोरी हो हल्ला क्यों जरूरी है। आपको उनकी आवाज और कंसिडरेशन ऑफ द कैरेज ऑफ गुड्स। दो तस्वीरें वो दिखाई जाएं जो संसद में आज सुबह शुरू होते ही हम लोगों को नजर आई। लोकसभा में हंगामा, राज्यसभा में हंगामा। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति, उनके इस्तीफे के बाद वैसे भी माहौल बिल्कुल अलग तरीके का है। लोकसभा में हंगामा है और लोकसभा अध्यक्ष बार बार चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। देख रहा है, आप जिस
बताना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर, हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो, जाइए अपनी सीट पर। Sri Sarbananda Sonowal to move a motion for consideration of the carriage of goods by sea bill 2025. Mr. Minister. Sir, I rise to move that the carriage of goods by sea bill 2025 to provide for the responsibilities, liabilities, rights and immunities attached to carriers with respect to the carriers of goods by sea and for matter. तो आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये सड़क जैसा आचरण संसद में क्यों कर रहे हैं आप लोग, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। पूरा देश देख रहा है। तो देश तो बहुत कुछ देख रहा है कि संसद के अंदर क्या हो रहा है, संसद के बाहर क्या हो रहा है। पक्ष को भी देख रहा है, विपक्ष को भी देख रहा है, लोकसभा अध्यक्ष को भी देख रहा है, सभापति को भी देख रहा था। बहुत सारी चीज़ें इस जनता के सामने हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। सदन में हंगामे के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत जिम्मेदारी के साथ में बहुत तीखे आरोप उन्होंने लगाए और कहा कि सारे आरोपों का उनके पास सबूत है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, सुनिए। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। उनकी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, जिसकी हमने 18,000 वोट जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने और उनके अधिकारियों ने डिलीट किए थे। 18,000 वोट जो डिलीट किए हुए थे, जिन्होंने वोट डाला था अगले चुनाव में उनको डिलीट कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतने के लिए प्रशासन का साथ, सरकार का हस्तक्षेप और इलेक्शन कमीशन का सहारा लेते हैं। और बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जहां पर वोट की लूट हुई, पुलिस ने वोट डाला, किसको ड्यूटी पर कौन लगेगा, उनको कौन सूट करता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिए गए थे। और अगर आप देखना चाहें, बाई इलेक्शन के समय पर हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को टैग किए वो वीडियोस, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमें टारगेट दिया गया था, हमें इतने फर्जी वोट डालने हैं। इलेक्शन कमीशन वोट को बढ़ाए, लोगों को आगे जोड़े कि और ज्यादा वोटिंग हो। सर, बीजेपी का ये भी कहना है कि हमने जो है वो चर्चा की है, कहा है कि बात करें, पर ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं।
सिर्फ मकर द्वारा। अच्छा, बिना प्रधान के किसको बयान दें, किसको अपनी बात सुनाएं? अभी तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाएं हम अपनी बात? और जहाँ तक सवाल जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास? इसीलिए उलझा के रखते हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, और अगर आपको नकारात्मक बात सुननी है तो ANI पे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो होंगे जो आप दोबारा प्ले कर सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पूरे देश में हुआ, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में हुआ, किस तरीके से वोटों की लूट हुई, वोटों की लूट, वोटों की चोरी, यही सवाल राहुल गांधी ने आज फिर पुरजोर तरीके से उठाया। और पिछले काफ़ी दिनों से राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि भाई वो वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दी जाए, CCTV फुटेज भेज दिया जाए, वो भी वो कह रहे हैं कि नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे, जब उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारे सबूत चाहिए, डिजिटल सबूत चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो नियम ही बदल दिया गया। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो क्या इस देश में लोकतंत्र पर डकैती पड़ रही है? ये बड़ा सवाल है। और विपक्ष, कम से कम विपक्ष का टोन यही है कि लोकतंत्र लूटा जा रहा है, उस पर डाका डाला जा रहा है। सुबह इस बयानबाजी के ठीक पहले सुबह मकर द्वार पर प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ। तस्वीरें देखिए जरा, एम्बियंस दिया जाए। तो ये जबरदस्त प्रदर्शन है, काली पट्टी बांधकर। और बिहार में भी ये प्रदर्शन हुआ, चारों तरफ ये प्रदर्शन चल रहा है। बहुत सारे सवाल हैं विपक्ष पर भी कि विपक्ष ने कौन सा ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जिसकी, जो राहुल गांधी जिसका दावा कर रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में उनके पास है। बहुत सारे सवाल इस कार्यक्रम में भी हम पूछेंगे। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, और उसके बाद मुख्यमंत्री को सुनिए। पहली बात की डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल है। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है, कहां से हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बनाएगा 25 दिन के अंदर? अब तो समय भी खत्म हो गया। कहां से? 4.5 करोड़ लोग, बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया, लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैंड लेबर जो बाहर रहते हैं, तो नॉन रजिस्टर्ड का मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। अरे सुनो ना, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अरे इसकी माता थी तो उसी पर न बोल रहे हो? अरे भाई जानते हो, बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। तेजस्वी यादव वोटों की चोरी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुम बच्चा हो, तुम्हें क्या पता, पटना में तो बहुत लूट होती थी, डकैती होती थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और नीतीश कुमार ने उस पर काबू भी किया है। लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे आम का, जवाब देंगे कि सेब बड़े मीठे हैं,
तो मुझे लगता है कि ये या तो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है या एक सवाल का जवाब तो नहीं हो सकता। हमारे साथ बहुत ही विद्वान प्रवक्ता और विश्लेषक इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। अजय शुक्ल इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक, तमाम बड़े समाचार चैनलों और अखबारों में बहुत बड़े बड़े पदों पर, शीर्ष पदों पर नेतृत्व कर चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश जी बहुत स्वागत। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और बिहार से राजीव कुमार चुनाव विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। कुल मिलाकर जो चुनाव है इस देश में, बकौल विपक्ष पूरी तरीके से संदेह के घेरे में आ गया और राहुल गांधी ने आज बहुत सारी बातें और क्लियर कर दी कि भाई उनके पास ब्लैक एंड वाइट में सबूत हैं। अब चुनाव आयोग पता नहीं क्यों इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी को बुलाए और पूछे कि भाई कौन सा मैकेनिज्म है जिससे आपने ये ब्लैक एंड वाइट सबूत किए हैं, आपको कैसे पता चल जाता है कि फला ने फला को कैसे वोट दिया। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका समाधान चुनाव आयोग को करना चाहिए। दिक्कत ये है कि चुनाव आयोग तो इस सवालों का जवाब देता नहीं, सत्ता पक्ष के लोग आ जाते हैं जवाब देने के लिए। देना भी पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है। जब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दोनों की मिली भगत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल गोयल जुड़े हुए हैं। अनिल जी, इतना हो हल्ला, वोटों की चोरी, संसद के बाहर, विधानसभा में, बिहार में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की कलाई खुल गई है और अब आपने दूसरा मैकेनिज्म वोट चोरी का, लोकतंत्र को लूटने का शुरू कर दिया है। अनिल गोयल। चौहान जी, पहली बात तो ये है, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी वो आज लोकतंत्र बचाने की बात कर, लोकतंत्र की हत्या है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने लालू यादव को चारा घोटाले में बंद करा, आज वो उनके साथ मिलकर के सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, यानी एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज से मिलकर के सत्ता में साबित होना चाहता है। आज निश्चित तौर पर इनका हार का डर है और हार के डर से चुनाव का बहिष्कार की ये बात करें, मुद्दों की बात नहीं करें। चुनाव आयोग अपना काम करेगा, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, वोटों का शुद्धिकरण होना चाहिए और लगभग 20 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई, क्या उनके नाम नहीं कटने चाहिए? 8 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके एड्रेस चेंज हो गए, क्या उनके वोट नहीं कटने चाहिए? लगभग 20 लाख मतदाता ऐसे हैं जो बिहार से जाकर बाहर बस गए, क्या उनके वोट नहीं कटने चाहिए? अगर वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है और वो चुनाव आयोग उस काम को कर रहा है तो ये बिना बातों का हंगामा क्यों करना चाहते हैं? जनता के खून पसीने की कमाई से सदन चलता है, ये सदन नहीं चलने देना चाहते। करोड़ों रुपए जो खर्च सदन में होते हैं, जनता के टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है और आप इसको बर्बाद कर रहे हैं। लोकतंत्र हत्या आप कर रहे हैं, आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे। चुनाव आयोग से आपको कोई शिकायत है तो आप उसके मामले में माननीय कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने अपनी पूरी गाइडलाइन दे दी है, कोर्ट ने कोई स्टे नहीं करा कि एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जो चुनाव डालने में उपयुक्त है उसको चुनाव से वंचित ना करा जाए और जो देश का नागरिक नहीं है उसको चुनाव डालने ना दिया जाए, डबल वोट ना पड़े, जिसकी मृत्यु से नाम कट जाए। इस सब में गलत क्या है? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष जब होता है तो वो बिना बातों के आरोप प्रत्यारोप लगा करके सदन का समय भी बर्बाद करता है, अपना समय बर्बाद करता है। ये बिहार की जनता देख रही है कि बिहार के विकास की बात करें। अनिल गोयल, केवल बिहार की बात नहीं है, राहुल गांधी ने तो इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना दिया है। बिहार के बहाने राहुल गांधी ने इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी लूटा, महाराष्ट्र में भी उन्होंने दिया सबूत, हरियाणा में भी दिया, कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी लूटा, उसका ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है। तो ये तो वोट लूटने का राष्ट्रव्यापी पैटर्न बताया है राहुल गांधी ने आज इसको। राहुल गांधी जी राहुल गांधी जी लगातार हारते जा रहे हैं
और ये अपनी हारने का कारण चुनाव आयोग पर ठोकना चाहें, आरोप किसी और पर लगाएं, अपने गिरवान में नहीं झांक रहे, अपना संगठन ठीक नहीं कर रहे, अपनी नीतियों को ठीक नहीं कर रहे। आपकी नीतियां विदेशों की नीतियों से मिलती हैं, आपकी नीतियां पाकिस्तान से जाके मिल रही हैं, आपकी नीतियां चीन से जाके मिल रही हैं। आपको देश की चिंता नहीं है, आपको चिंता है पाकिस्तान की, आपको चिंता है चीन की। तो निश्चित तौर पर आप जो आपकी नीतियां गलत है, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, तो आप अपनी कमियां ढूंढने की जगह चुनाव आयोग में कमियां ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी कमियां ढूंढने के बाद में आप ये बात कह रहे हैं कि हमने चुनाव चोरी कर लिया। सही मायनों में आपने आपातकाल लगा करके लोकतंत्र की चोरी करी है। आपके गठबंधन में जो साथी हैं, उन सब गठबंधन के साथियों को आपने आपातकाल के अंदर जेल में डाला था। आपके जो गठबंधन के साथी हैं, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में आपने जेल में डाला था। तो आप ये नहीं, हर तरीके से हमको सत्ता चाहिए, सत्ता पाने के लिए झूठ बोलना है, गलत गठबंधन करने हैं और हमें जनता को बहकाना है। तो आप सत्ता की चोरी करना चाहते हैं। ठीक है, ये काउंटर आरोप है अनिल गोयल का कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर पूरे देश में वोटों की डकैती डाल रहा है, वोट चोरी कर रहा है। और हमारे इस कार्यक्रम मंथन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल कह रहे हैं कि आप सत्ता की चोरी करना चाहते हैं, ये हल्ला मचाकर, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाकर। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बड़ी दिलचस्प चर्चा होने वाली है। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपको उनकी आवाज और कंसिडरेशन ऑफ द कैरेज ऑफ गुड्स वोटों की चोरी हो हल्ला मजबूरी जरूरी क्यों? विपक्ष 2017 के चुनाव के बाद सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। उसके बाद सारे दल, केजरीवाल से लेकर सारे लोग, सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की पार्टी के नेता, इंजीनियर, उन्होंने एक डेमो पूरे देश को दिखाया किस तरीके के ईवीएम हैक की जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन चुनाव आयोग बार बार ये कहता रहा और ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं गया जिसने कभी ईवीएम हैक करके कोई एक्सपर्ट उनका जाके दिखाता। फिर धीरे धीरे ये हो गया कि ईवीएम में पहले से वोट कास्ट होते हैं, फिर होता है कि बटन दबाओगे तो कमल ही निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें। अब ये वहाँ से बात बढ़ते बढ़ते वोटों की चोरी आ गई और जो पैटर्न राहुल गांधी बता रहे हैं वहाँ आकर विपक्ष टिक गया है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, पूरे देश के जो बड़े विपक्षी दल हैं वो सब इसी बात को लेकर कह रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अजय शुक्ल की तरफ मैं जाऊंगा, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, अब इस मुद्दे को राहुल गांधी ने एक पैन इंडिया वोटों की लूट, चोरी, डकैती, जो भी आप कहें, उसके रूप में राष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर दिया है। और राहुल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 3 या 4 बार कहा कि कर्नाटक के एक लोकसभा सीट में जिस तरीके से हेरा फेरी हुई है उसका उनके पास ब्लैक एंड वाइट सबूत है। महाराष्ट्र की बात वो करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, बिहार पर आते हैं कि चूंकि अब इनकी जो चुनाव आयोग का भांडा फूट चुका है, बीजेपी और चुनाव आयोग जो मिलकर कर रहा है उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए अब वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसको SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रूप में कर रहे हैं और इसके बहाने बहुत सारे वोट काट रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बंगाल में भी होगा, यूपी में भी होगा, हर जगह होगा। और बीजेपी और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, इनको सरकार लूटनी है, सत्ता लूटनी है। अब इस देश की जनता क्या करे, किसको सच माने, किसको झूठ माने? अजय जी, कि मैं एक जिक्र करूंगा जी, आपको एक किताब याद होगी जी, मैं दिखा देता हूं, दिखा दीजिए ये किताब जी। ये किताब बीजेपी के एक बहुत बड़े RSS के जो नेता थे GVL नरसिम्हा राव, अभी भी हैं,
जी, और उन्होंने लिखा था डेमोक्रेसी एट रिस्क। इसमें था शॉकिंग एक्सपोज ऑफ द इलेक्शन कमीशन फेल्योर टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, और ईवीएम को लेके लिखी थी। इसको जो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और इन सब लोगों ने इसको वो किया था। तो साहब, जिन्होंने यह बताया था कि ईवीएम मशीन इतना बड़ा फ्रॉड है, जब दूसरे लोग सत्ता में आए और वो चले गए, तब वही कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम 100% सही है। मैंने कभी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। मैं मानता हूं कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ नहीं। मैं एक लाइन में आपके ही चैनल पे कई बार कह चुका हूं, मुझे उसमें कोई आज तक मिला नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहता हूं। लेकिन जो बात बीजेपी ने कही थी, पूरी बीजेपी ने उसे इंडोर्स किया, वही बीजेपी आज ईवीएम को सबसे अच्छा बता रही है। एक बात। दूसरी चीज, एसआईआर आज तक भारत के इतिहास में जब से चुनाव आयोग बना है, आज तक कभी हुआ हो तो एक मुझे डेट बता दे। वो आप डेट नहीं बता पाएंगे क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। दूसरी चीज, चलिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि पुनर्निरीक्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसका एक वक्त होता है। आप जिस वक्त बिहार जैसे राज्य की बात कर लें, हर राज्य की अपनी भौगोलिक स्थितियां हैं, अपनी प्राकृतिक स्थितियां हैं, उस हिसाब से आप तय करते। आप यही 6 महीना पहले शुरू करते और उसके बाद कर लेते, अब तक कंप्लीट हो चुका होता, बेहतर होता। आपने अभी 1 महीना पहले कहा यह सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ये हमारी पूरी वोटर लिस्ट है, और अचानक आपने कहा नहीं, अब ये हम करेंगे। तो यह तो कहीं जस्टिफाई नहीं होता है उस वक्त में, जिस वक्त बिहार में बाढ़ आती है और करीब 1.25 करोड़ लोग उससे प्रभावित होते हैं। तमाम ऐसे गांव हैं, चूंकि मैं सन 2000 में वहां हिंदुस्तान अखबार में रहा हूं और उस दौरान पूरा बिहार मैंने घूमा है, तो वहां की भौगोलिक स्थितियों से वाकिफ हूं। जिस तरह से लोगों के घर बह जाते हैं, फिर फूस के घर बनाते हैं और बनाते हैं, वो 8 महीने 9 महीने उसमें रहते हैं और फिर बाढ़ आ जाती है, फिर बहते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं रह जाता, वो शरणार्थियों की तरह से जीवन जीते हैं। जो बचा पाते हैं बचा लेते हैं, नहीं बचा पाते नहीं बचा पाते। इस बात को देखिए, जेडीयू के एमपी ने भी आज कहा कि हमें खुद को 10 दिन लग गए अपने कागज जुटाने में, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। तो और आयोग अजय जी कह रहा है कि सब कुछ हो गया, इतने % फर्जी हैं, इतने % मर गए, आयोग को सब पता चल गया। और जो एसआईआर की हकीकत, तो तमाम पत्रकार वहां मैदान में उतरे हुए हैं, आप देख लीजिए, वो चीरफाड़ पोस्टमार्टम कर रहे हैं हर जगह, बिना दस्तखत के, बिना फोटो के, बिना अंगूठे के, पता नहीं क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा। और ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो गया सब, ना कोई बांग्लादेशी मिला, ना कहीं कोई मिला, कहीं कुछ अभी तक आए नहीं, जिस बात को लेकर हल्ला मचा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कल एफिडेविट 780 पेज का दाखिल किया है चुनाव आयोग। उसने कहीं नहीं कहा कि एक भी बांग्लादेशी मिला है, एक भी नेपाली मिला है, एक भी म्यांमार का मिला है। यानी जो ये सूत्रों चला, भाई सूत्रों के हिसाब से क्यों? ये चुनाव आयोग को कुछ है कहे? पहले सदैव चुनाव आयोग ही कहता था ना। जो वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई नहीं मिला। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जो ये खबरें आ रही हम चेक करेंगे, और उन्होंने चेक करके स्पष्ट कहा कि हमें अभी तक कोई नहीं मिला। तो जब कोई नहीं मिला तो साहब फिर किस आधार पे आप नागरिकता चेक कर रहे हैं? ये चेक, मैं इस बात से सहमत हूं गोयल साहब के कि जो लोग मर गए, जो लोग नहीं रहते हैं, जो भी हैं, आप काटिए उनके नाम, बिल्कुल जुड़ते भी हैं, कटते भी हैं। लेकिन हमने महाराष्ट्र में देखा कि कैसे एक ही बिल्डिंग में 7,500 वोटर के बन गए। साहब 7,500 वोटर, आज सोचिए कहां से बन गए एक बिल्डिंग में। रही नहीं सकते, मोहल्ले में मुश्किल है इतने लोग मिलना। बिल्कुल। और इसी तरह हमने अभी मध्य प्रदेश का आ गया कि 53 लाख जो है वहां पर वोट का जो है जोड़ने और घटाने का खेल हुआ। तो इस तरह से जो ये खेल है, ये निश्चित रूप से गलत है, और इनको लेकर के वो होना चाहिए
क्योंकि सबसे पवित्र चीज है लोकतंत्र, और लोकतंत्र की वैल्यू होनी चाहिए, संविधान के मुताबिक होना चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। जिस जनता के लिए चुनाव होता है उस जनता के सामने पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। यह कोई भी चीज नहीं है। चुनाव आयोग यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वो निष्पक्षता से, ईमानदारी से काम कर रहा है। जी ठीक बात है। वास्तव में ये सवाल तो उठ रहा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने तो पकड़ लिया है, इनको दबोच लिया है, बिल्कुल अभी जाने नहीं पाएंगे और अंतिम इसको हम मुकाम तक पहुंचाएंगे। वो कह रहे हैं हमने चूंकि इनको एक्सपोज कर दिया है इसलिए कभी नियम बदल देते हैं, कभी सीसीटीवी फुटेज नहीं देते, डिटेल नहीं देते, डिजिटल कॉपी नहीं देते, हमें कोर्ट कचहरी करना पड़ता है, और उसके बाद अब ये SIR ले आए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इसके जरिए उन्होंने नया हथियार। मनीष शर्मा, तो क्या ये जो मतलब चूहा बिल्ली का खेल है, तू डाल डाल मैं पात पात, ये 2017 से शुरू हुआ। विपक्ष ने संदेह किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये सब शुरू, वहाँ से ज़्यादा गंभीर विपक्ष हुआ, और उसके बाद नए पैटर्न अब आज स्थिति यहाँ तक आ गई है कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मामला ही गड़बड़ है, पूरे देश में वोट लूटा जा रहा है, और नए नए पैटर्न चुनाव आयोग के सहयोग से सत्ता पक्ष विकसित कर रहा है। तो ऐसे में तो लोकतंत्र फिर मतलब ही क्या बचा? फिर संसद के बाहर हंगामा और अंदर मुद्दे, फिर मतलब क्या है? अगर वास्तव में जो सही लोग चुनकर नहीं आ रहे हैं, अगर वोटों की लूट हो रही है, तो मुझे लगता है ये तो बहुत गंभीर विषय है और देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए इसे। नहीं, देखिए उसमें एक तो हम लोगों को समझना ये है कि अगर आप इसको मैंने विचार के स्तर पे थोड़ा सोचेंगे तो ये बात तो बिना किसी तथ्य और तर्क के मैं कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल अब जनता के बीच में और केवल किसी एक प्रदेश में नहीं, नेशन वाइड ये बात अब स्टेब्लिश होती जा रही है कि चुनाव आयोग बतौर जो है जनसंगठन की तरह, बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम करने लगा है। तो यहां से देखना होगा, उसके बाद ही अगर आप एक बार जब आपके बारे में ये छवि बन जाती है, और ये छवि अनायास तो बनी नहीं है, इस छवि का तो बहुत बेस है। ये छवि लगातार पिछले 2014 के बाद से चुनाव आयोग के चयन में भी उस कानून को ही पलट दिया इस सरकार ने। आपने देखा होगा चुनाव आयुक्त के चयन का जो विपक्ष की भी उसमें भूमिका थी उसको हटा दिया, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी चीफ जस्टिस की भी भूमिका थी, उनका रोल नहीं रहा, और कोर्ट के कहने के बाद भी कि इसको बदलना होगा, सरकार ने नहीं बदला। तो उसके बाद से आप देखेंगे कि ये अब तो ये बात बहुत स्टेब्लिश हो गई। अभी इतना बड़ा एक अभियान चुनाव आयोग ने लिया है, आप अगर ध्यान दें तो उसने एक प्रेस वार्ता तक नहीं किया है। अगर आप ध्यान दीजिए, उसके बारे में सारा बयान बीजेपी की तरफ से आ रहा है या उसकी तरफ से केवल प्रेस नोट जारी हो रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी हो रहे हैं। अभी आपने देखा, अभी जो चर्चा चल रही है SIR को लेकर के, जो विपक्ष का जो भी आरोप है, अभी मैं देख रहा था कि एक आरोप ये उसके ऊपर है, वो कह रहे हैं कि 56 लाख लोग हमको लापता मिले हैं, मतलब कुल मिला के, जिसमें मृत्यु का मामला है, जो दूसरे प्रदेशों में जाके बस गए हैं, या जिनका डबल जगहों पे वोटर्स हैं, या 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनका पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ हैं, ये जो भी चीजें। लेकिन इसमें असली खेल क्या है? असली खेल ये है कि ये तो सारा जो जमा हुआ है इस बार, ये तो दस्तावेज के बिना हुआ है। ये तो सारे अखबारों ने, सारे मीडिया कर्मियों ने बिहार में घूम घूम करके इस बात को कहा है, और चुनाव आयोग ने बाद में कह भी दिया है लिखित रूप से कि 25 तक आप बिना दस्तावेज के ही जमा करिए। ये जो जमा हुआ है, जिसका दावा कर रहा है आयोग की 90 लाख जमा हुए हैं, उसमें अधिकतम दस्तावेज के जमा है। ये पहली बात तो समझा जाए। तो असली खेल शुरू होगा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक। लोगों को जब चुनाव आयोग की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगेंगे कि आपने ये दस्तावेज नहीं दिया, आपने दस्तावेज नहीं दिया, आपने दस्तावेज नहीं दिया, तब वो जो संख्या बताई जा रही है 2 करोड़ की, तब वो संख्या बताई जा रही है 3 करोड़ की। तो ये जो अभी झूठा सच है, आधा सच है कि 50 लाख लोग, 56 लाख लोग जो है उसमें हुए हैं। 1 अगस्त से वेरिफिकेशन शुरू होगा। अभी बिना आपने देखा होगा बिना दस्तावेज का सारा चीज हुआ है। अब एक मैं अंतिम बात आपसे, अभी हलफनामा जो डाला गया है उसको अगर आप पढ़िए, मैंने पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग हलफनामे में बड़े बड़े झूठ बोलने जा रहा है। आप समझ लीजिए उसका, आप अगर हलफनामा देखेंगे, एक तो जो बात आप लोगों ने कहा कि उस हलफनामा में कहीं भी बांग्लादेशी, कहीं भी ये, इस बात का कोई जिक्र ही चुनाव आयोग ने नहीं किया है। और ये इसका मतलब ये है कि इस पूरे अभियान को
ये जो राजनीति है ये बीजेपी के साथ फिट बैठती है, और ये बीजेपी ने इस सूत्रों के आधार पर अभियान चला दिया बहुत पहले ही। एक बात तो ये है। दूसरा देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि 14 करोड़ लोगों को हमने आवास का प्रमाण पत्र वहां जारी किया जा चुका है, हलफनामा में ये दर्ज किया गया है। अब जरा सोचिए, बिहार में 11 से 12 करोड़ लोग की संख्या होगी, जिसमें कि 8 करोड़ के करीब आसपास जो है इतना बड़ा झूठ बोला गया है कि 14 करोड़ लोगों का। दूसरी बात, उस हलफनामे में इन्होंने बोला है 8 करोड़ लोगों को जाति प्रमाण पत्र दे दिया गया है। अब जरा सोचिए इस बात को। सारे प्रमाण इस बात को बोल रहे हैं कि 15% से ज्यादा आप समझ लीजिए कि SC/ST को नहीं है, और 20% से ज्यादा पिछड़ों के लिए नहीं है। चुनाव आयोग बिना किसी बेस पे, उसका कोई बेस नहीं है, 8 करोड़ लोगों को कह रहा है कि हमने वो कर दिया है। अब और खेल देखिए, जन्म प्रमाण पत्र जो दिया जा रहा है वह जन्म प्रमाण पत्र 80 से लेकर के 2024 तक का जन्म प्रमाण पत्र का आंकड़ा दे रहा है। अब जरा सोचिए, अगर 24 में भी जो पैदा हुआ है वो भी क्या वोटर लिस्ट में नाम के लिए बात करेगा क्या? वो 1 साल का बच्चा, 1.5 मुझे साल का लगता है बच्चा, 2 मनीष, साल इस का पर बच्चा, हलफनामे पर एक अलग से चर्चा बनती है। मैं जल्दी इस पर एक चर्चा करूंगा, क्योंकि इस पे तो पूरी हलफनामे पर एक चर्चा है। अजय जी मुस्कुरा रहे हैं कि भाई ये तो गजबे है बिल्कुल, ये तो जसपाल भट्टी का उल्टा पुल्टा है, कुछ भी कहे जा रहे हैं। वो जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट इसमें दिया गया है वो 80 से लेकर 2024 का दिया गया है। आप जरा समझिए, उसका आंकड़ा वो दे रहे हैं 1980 से लेकर। क्या जरूरत है भाई? जो 2002 में से लेकर 7 में जो पैदा हुआ होगा उसका आंकड़ा निकालिए ना। आप बात समझ में आती है? 1980 तक का दे रहे। तो मेरा एक कहना है, उसी एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि सारी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन है SIR को। अब जरा देखिए, पूरे देश में विपक्ष को में उबाल है, भयंकर विधानसभा नहीं चल रहा है, संसद नहीं चल रही है, और वहां हलफनामा चुनाव आयोग दे रहा है कि सारी पार्टियों का इसमें समर्थन है, सपोर्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अजब गजब हो रहा है, आप कल्पना नहीं करिए। अब मैं तो सोच रहा हूं कि 28 तारीख को जो सुनवाई है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में चुनाव आयोग क्या समझता है? इतने बड़े बड़े झूठ सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर के ठीक है, मैं अनिल गोयल से एक छोटा सा जवाब लेता हूं, फिर बाकी 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनके पास हम नहीं जा पाए, बल्कि 3 मेहमान आ गए। राजीव कुमार भी आ गए, वरिष्ठ पत्रकार। गोयल साहब, मनीष शर्मा ने बड़े तमाम सवाल उठाए हैं, एक छोटा सा जवाब मैं चाहता हूं, रिस्पॉन्ड करिए, बहुत छोटा सा। आप किस विषय पर जवाब चाहते हैं? मैं एक बार मैं चुनाव आयोग का जो हलफनामा है, झूठा हलफनामा जिसको कह रहे हैं, उस पर मैं जवाब चाहता हूं। हाँ जी, हलफनामे पर मैं जवाब चाहता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या संभव है? क्या नहीं, चुनाव आयोग ने कोई हलफनामा दिया? मैं समझ नहीं पाया बात को, एक बार दोबारा चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, उसमें उसकी पूरी फहरिस्त मनीष ने दी कि भाई जितने लोग हैं ही नहीं उतनों को उसने वो चीजें दे दी। 14 करोड़ वो बता रहे हैं, 8 करोड़ को जाति प्रमाण पत्र बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग के हलफनामे ने ही ये बता दिया कि ये तो पूरा अभियान ही ऐसे ही है। मैं सिर्फ एक बात कहना, नंबर 1, चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया है तो उसका जवाब चुनाव आयोग ही दे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक बात इसलिए उन्होंने क्यों अगर हम चुनाव आयोग को कोई जवाब बयान देते हैं तो हम पर आरोप लगते हैं कि ये चुनाव आयोग नहीं है, ये चुनाव आयोग का जवाब क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए आप, मत दीजिए, क्यों बचा रहे हैं? तो उसका जवाब चुनाव आयोग दे तो ज्यादा बेहतर है। अरे वही तो बोलता नहीं है ना, विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों ने उसके मुंह में टेप लगा दिया है। शुद्ध भाषा में ये मैं कह रहा हूं। चौहान साहब, मेरा एक विषय है जी कि विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ये अलग है, लेकिन अगर विपक्ष हमसे जवाब मांगता है, हम जवाब देते हैं तो विपक्ष कहता है आप चुनाव आयोग बनकर जवाब दे रहे हो। हम चुप रहते हैं तो विपक्ष कहता है आप चुप रह रहे हो, आपने चुनाव आयोग को बोलने नहीं दे रहे। तो विपक्ष हमसे चाहता क्या है? ठीक बात, मैं पूछ लेता हूँ डॉक्टर सुधा मिश्रा से, मैं पूछ लेता हूँ। डॉक्टर सुधा मिश्रा, जरा बता दीजिए गोयल साहब को कि भाई क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, हम संसद में चर्चा कराएंगे, वो भी आपको मंजूर नहीं है। वो कह रहे हैं भाई बड़ा गौरव का विषय है सिंदूर का मसला, इस पर हम चर्चा कराएंगे, बाद में करा लेंगे, वो भी नहीं आप करने देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग के संदर्भ में अगर कोई वो बात करते हैं तो आप कहते हैं चुनाव आयोग की पिट्ठू है बीजेपी। तो अब जिए कैसे, वो सरकार कैसे चलाएं? आप लोग क्या चाहते हो ये बताओ इस देश को। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। दुर्गेन जी नमस्कार। जी नमस्कार। और भाजपा के नेताओं की मासूमियत को प्रणाम और पूरे पैनल को प्रणाम। जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुक्ला जी बैठे हुए हैं, जिनको मैं सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो सर एक बार पुनः प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम लोगों को सीखने का और
जानने समझने का मिलता रहता है कि हम कुछ सीख पाए, तथ्यों के साथ सही तथ्यों को रख पाए जी, जिसकी जरूरत है। तो मैं पुनः प्रणाम करती हूँ अजय सर को। अब आती हूँ बात पे। हमारे गोयल सर बहुत दिनों बाद साथ में मैं इनके डिबेट कर रही हूँ, बहुत मासूम है। तो पहले उस मासूमियत को प्रणाम करने के साथ साथ भाई सरकार आप, तंत्र आपके हाथ में, मतलब गुलगुला भी हाथ है, गुड़ भी हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ। सवाल हम करेंगे जाके अभी ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप चच्चा आएंगे और 25 बार कहेंगे कि हम तो सीज फायर कराने वाले हैं। मतलब गजब बात करते हैं आप लोग। पूरे देश में हर एक स्थिति परिस्थिति। हाँ, एक बात और, अभी तुरंत ब्रेकिंग न्यूज आई है, धनखड़ साहब का जो ऑफिस है वो सील कर दिया गया है। तो ये है इस देश की जी, ये बहुत जरूरी है जानना इस देश में कि प्रश्न नहीं सुनेंगे ये। इनका काम विपक्ष में रह के प्रश्न करना है, लेकिन सरकार में रहते हुए न काम करना है, न कामकाज पे बात करनी है, न अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पे बात करनी है, और न ही प्रश्नों का उत्तर देना है। बस और बस ये दिखाना है कि इतने देशों में यात्रा हो रही है, हम नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये रिकॉर्ड स्कूल खोलने में नहीं, बंद करने बनाते हैं, लेकिन विदेश यात्रा में घूमने के साथ कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, इसमें बनाते हैं। बिहार की बात करती हूँ। बिहार में जो भी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से पत्रकारों पे एफआईआर की घटनाएं शुरू हुई हैं, आप सभी जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, और जिस निर्भीकता से उन्होंने अपने मोबाइल से लेके अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया है। और मैं, चूंकि हम जानते हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि जिसका नाम ले लीजिए उसके पीछे पड़ के, जैसे धनखड़ जी का सील हो गया ऑफिस, मैंने बताइए आपको ब्रेकिंग है, तो किसी का नाम ले लूंगी तो ये लोग ब्रेकिंग करके वहां भी सील कराएंगे, तो नाम नहीं लेती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत से लोग मेरे जानने वाले हैं बिहार में, जो बिहार में मौजूद नहीं है, लेकिन बीएलओ साहबों ने इनका भर दिया है, सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया है, कागज कुछ जमा नहीं हुए। और सोचिए इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा के लोग ये बता रहे हैं बीएलओस के थ्रू कि इस देश में कहां कहां से घुसपैठिए आ गए। अरे आप लोग करते क्या हैं? इस देश में सब कुछ हो जाता है। पिछले 11 वर्ष से केंद्र की सरकार और गृह मंत्रालय के पास कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है। और जब प्रश्न करते हैं विपक्ष के लोग, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जो भी हो, चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो, प्रश्नों पे लोग तमतमा जाते हैं। राहुल गांधी ने तो आज इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पे कर दिया, खाली बिहार का मसला नहीं, वो कह रहे पूरे देश में ही हो रहा है। देखिए दुर्गेन जी, इस देश में जो एक शिक्षा का जो महत्व था ना, हमारे बुजुर्ग जब शास्त्रार्थ करते थे, प्रश्न पूछने की परंपरा थी, उसका उत्तर मिलता था। ये देश जो भारत है ना, जहाँ पे प्रबुद्ध लोग रहते हैं, आप गली कूचों पे गांव में जाएंगे तो गांव का एक विशेष स्थल होता है जहां पे प्रश्न लोग छोड़ के हट जाते हैं, और उस गांव के बुजुर्ग उस प्रश्न के उत्तर में जाने कहां कहां से बातें लाते हैं और कितनी बातें निकल आती हैं। तो हमारी जड़ों में रहा है प्रश्न करना। इस देश में पिछले 11 वर्षों में पहली बार किया गया है चुप, तू चुप, तू चुप, तू चुप, तू चुप। आप तो छोड़ दीजिए, आपका तो कुछ कहना ही नहीं। आपका मतलब हमारे अंदर संस्कार खत्म करने की कोशिश, शिक्षा खत्म करने की कोशिश, और सबसे बड़े आपके संविधान पे जो चोट है लोकतंत्र पे, कि प्रश्न पूछने की आजादी खत्म कर दी गई। एक व्यक्ति जिसकी मां के कहती है बच्चे से मिलने के बाद कि मेरे बेटे पे मुझे गर्व है, उसका बेटा अभी तक जमानत नहीं पाया है। मैं जिसकी बात कर रही हूँ आप भी जानते हैं। तो इस देश में अगर सामने से कोई तोड़फोड़ करे, बस तोड़ दे, लड़की को मार दे, तुरंत जमानत मिल जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जो देश की बात करेगा, उसको जमानत 5 साल तक नहीं मिलती है। उस देश में हम रह रहे हैं और प्रश्न करना मना ही है। राहुल जी तो कह रहे हैं कि जब तक प्रश्न नहीं होंगे आप तो उत्तर देंगे ही नहीं, क्योंकि आप ऐसे सरकार में बैठे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया? अरे भाई, जिन्होंने जो करना था कर गए। आपको दे गए जमीन खरीद के, घर बना के, 4-5 मंजिला बना के कि लो भैया ऊपर बनाओ। ये लोग ऐसे हैं कि नींव खोद रहे हैं, इनको बनाना ना कुछ नहीं, नींव खोद रहे हैं कि लो नींव खोदो, नींव खोदो। अरे बना लो, कुछ आगे बढ़ जाओ। लेकिन एक बात दुर्गेन जी और कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा आज जो पैनल रखा है, बहुत जरूरी है। इस देश में हमें मिलता क्या है, इसको सोच के अगर हम देश की आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। और इस बार, इस पिछले 10 वर्षों में शिक्षिका हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे इस देश के बच्चों की जो हालत कर दी इन लोगों ने, जिस तरह से अंधविश्वास और प्रश्नों की तरफ से जो खामोशी कर दी है, ये इस देश के दुर्भाग्य को कहीं कहीं जन्म दे रही है। हमारे 10 साल के जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, उनको बस लगता है कि चुप्पी साध लेना और राम राम करना। यहाँ पे राम राम का मतलब किसी धर्म विशेष से नहीं, ये राम राम हमारे संस्कृति और भाव की बात है कि चाहे वो कोई धर्म का विशेष का हो, उसे लगता है हम सिर्फ जाके कुछ भी नमाज पढ़ लेंगे, जाके मस्जिद और मंदिर में बैठ जाएंगे, या हम गिरजाघर में बैठ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। ये बच्चों की मानसिकता बन गई। मैं पढ़ाती हूँ इसलिए जानती हूँ। तो कम से कम आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा प्रश्न मत खड़ा करिए कि बच्चे हमें याद तक न करें, क्या ही हमारे पूर्वज थे जिन्होंने कर दिया। तो अनिल भाई चूंकि इतने बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत समय देखा है
ये कांग्रेस की सरकारों को देख चुके हैं। अगर यही किया गया होता तो आज यहाँ पे हम लोग इस तरह बात नहीं कर पा रहे होते। ठीक है। तो आज के समय में जो चुनाव आयोग कर रहा है, जो हमारे बाकी लोग कर रहे हैं, उस पर प्रश्न खड़ा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। और राहुल जी यही कह रहे हैं। ठीक बात है। रमेश ठाकुर जी, सुधा मिश्रा ने कहा कि भाई ये अगर प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे तो देश का तो मटियामेट हो जाएगा, और सवाल पूछेंगे तो टेप लग जाएगा, जेल चले जाएंगे। ये एक डाइवर्जन है, ये इस चर्चा का मूल तत्व नहीं। इस मूल तत्व यही है कि इस देश में लोकतंत्र की लूट हो रही है, चोरी हो रही है वोटों की, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है एक पैटर्न के तहत। रमेश ठाकुर, देखिए दुर्गेश जी, जो सवाल पूछने की आपने बात करी, 11 साल से सवाल पर सवाल पूछना मना है, ये क्लियर लकीर खींच दी गई है। और रही बात राहुल गांधी साहब ने जो सवाल उठाए हैं, वो जहां तक पहुंचने थे पहुंच चुके हैं, अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बिहार से अगर पैनल में कोई वास्ता रखता है, बिहार के अगर कोई वासी हो, तो उनको ये बात सही से पता होगी। मेरा भी एक बार बिहार, मैं किसी चैनल में था तो स्टोरी करने गया था, तो ये बात 2007-8 की बात है, जब बाढ़ आई थी तब स्टोरी मैंने करी थी। तो वहां की भौगोलिक स्थिति देखी थी। ये जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने ऐसे हैं जो बाढ़ की स्थिति होती है, वहां पे सारी मशीनरी की लग जाती है। तो इतने बड़े काम के लिए वहां के अधिकारी फ्री नहीं होते हैं। अब एक चीज और निकल के आ रही है वहां पे, वो शायद ज्यादा हम लोगों को पता नहीं चल पाई है। 80 से 85 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, ऐसी विधानसभा हैं जहां पे SIR का ज्यादा जोर है। और गौर करिएगा, ये 80 और 85 विधानसभाएं वो हैं जहां बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। वहां पे RJD है, कांग्रेस है, CPM है, दूसरे पार्टियां हैं जिनका ज्यादा दमखम है। अब रही बात, मुझे लग रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के वक्त आरक्षण के मुद्दे को कान की तरह कांग्रेस ने पकड़ लिया था, इस मुद्दे को भी मुझे लग रहा कान की तरह इन लोगों ने पकड़ लिया है। दुर्गेश जी, यही तो खेल हरियाणा में हुआ, यही खेल महाराष्ट्र में हुआ था, यही खेल यूपी की कुंदर की मेरे बगल की सीट है जी। रामपुर की ये सीटें हमारे बगल की हैं, जहां पे 80 से 70 से 80% जो आबादी है वो मुस्लिम है, हिंदू आबादी नहीं है। वहां पे बीजेपी जीत रही है। जब जीत रही है तो कोई सवाल नहीं उठा रहा, अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उनका हाल अजीत अंजुम जैसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। शिरडी का मामला, अभी अजय सर बोल रहे थे कि वो 700-750 जो वोटर एक जगह निकले थे, 728 वोटर थे, और वो शिरडी में एक जगह थी और शिरडी में एक बिल्डिंग थी, उसमें 700, उसका पूरा ब्लैक एंड व्हाइट और पूरा डिजिटल डाटा 9 पार्टियों 9 दलों के साथ में राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए, उसको उठा के क्या करा, इन्होंने रद्दी में फेंक दिया, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। और अभी जो एक्सक्लूसिव जो स्टोरी, अभी जो चीजें अभी बताई है अजय जी ने, कि इलेक्शन कमीशन ने एक हल्फनामा वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। ये मेरे लिए भी नहीं है, अगर होती तो मैं इसको स्टोरी भी करते हम लोग, लेकिन यही सवाल आपने अभी अनिल भाई से कर लिया। अनिल भाई बुजुर्ग हैं, सबसे सीनियर है, ये इनके लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि ये पहला उस शब्द इनके पास आया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई आफत सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। तो आपने सवाल करा तो सीधे तरीके से उन्होंने कह दिया अब्बा डब्बा चब्बा, उनको कुछ नहीं मालूम है। ये तब तक उनको नहीं मालूम है जब तक इनके आका की तरफ से कोई सवाल नहीं आएगा कि इस पे ये बोला जाए। उसके बाद में सब अनिल जी पुराने नेता हैं, वो डक कर जाते हैं, आजकल यही ठीक भी है, ठीक भी है, यही आजकल के माहौल में ठीक भी है जी। अच्छी तरीके से जानता हूँ, सालों से डिबेट हम लोग साथ में करते आ रहे हैं, बहुत समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि गलत चीजों में फंसे पड़े हैं। वो अटल जी के जमाने के नेता हैं, फिलहाल वो चल रहा, बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते। खैर, ऐसे बीजेपी में कई सारे हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ दुर्गेश जी, मेरा जो जिला है उत्तर प्रदेश का पीलीभीत मेरा मूल जिला है जी। एक बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं जो बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने इस समय करा है, भेदभाव वाली स्थिति। वहां पे 14,000 बंगाली आबादी रहती है, जो पूर्वी पाकिस्तान, जब पाकिस्तान कटा था, बांग्लादेश बना था, वहां के लोग हैं।
किसी सरकार ने उनको ना उनका आधार कार्ड बनाया ना कुछ बनाया, लेकिन पिछले 5-6 सालों में उनका आधार भी बन गया, इलेक्शन कार्ड भी बन गया, सब कुछ बन गया, एक शर्त पे कि सारे के सारे वोट बीजेपी को दिए जाएंगे। और ऐसा हुआ, 17 में भी हुआ, 24 में भी हुआ, और आपका अब आने वाले समय में भी होगा। कल शाम को एक नोटिफिकेशन आता है कि उनको वो जमीन भी खरीद सकते हैं, उनके सारे के सारे कागज भी बन सकते हैं। ये खबर भाई नेशनल मीडिया में नहीं आ पाई है, ये बड़ा उत्तर प्रदेश में थी, योगी जी का ऐलान है, उत्तर प्रदेश में एक खबर थी ठीक ठाक, और वो इसको कह रहे हैं कि भाई वो लोग उत्पीड़ित लोग थे, अगर वहां से भगाए गए तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना, ये दावा है उनका। देखो ये चीजें कितनी चीजें दब जाती हैं और कितनी चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं। अगर आप इन चीजों को देखो तो कंट्रडिक्शन आपको इतना ज्यादा दिखाई देगा, मतलब धरती आसमान का फर्क इसमें दिखाई देता। लेकिन फिर मैं अपनी बात पे आ रहा हूं, जो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया था, मैसेज जहां तक देना था वहां तक पहुंच चुका है। अब बीजेपी उसको किसी भी तरीके से समेटने की कोशिश करे। पार्लियामेंट सेशन में इस समय बहुत सारे मुद्दे हैं, आप विदेश चले जाओ तब भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और इन सारे गर्म मुद्दों को ठंडा करने के लिए आप चाहे किसी का इस्तीफा ले लो, चाहे किसी का, अभी सुधा जी कह रही थी दफ्तर सील कर दिया, आप कुछ भी कर दो, लेकिन आप अखिलेश यादव ने कहा है, रमेश जी, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई प्रधान जी ही जब नहीं है तो हम किसको अपनी बात सुनाएं संसद में, प्रधान जी आएंगे तो उनको हम सुनाएंगे। राजीव कुमार चुनाव विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार से काफ़ी देर से जुड़े हुए। राजीव जी, अभी जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी हकीकत तो बिल्कुल जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही वो इतर है, और हलफनामा कुछ कह रहा है। आज विधानसभा में हंगामा भी हुआ है। राजीव जी, राजीव कुमार सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कुछ अवरोध है और इस अवरोध को दूर किया जाए। अनिल गोयल साहब, आपके पास आते हैं, बहुत संक्षिप्त सा जवाब, चूंकि मेरे पास बस 1 मिनट का वक्त है। वास्तव में आप तो बहुत पुराने नेता हैं, जब आप लोग विपक्ष में थे तो इसी संसद को लेकर अरुण जेटली, सुषमा स्वराज कहते थे कि विपक्ष का अधिकार है, ये मुद्दे उठाना हमारा काम है। अब जब सत्ता में आए तो इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे हो जाता है? और दूसरी बात ये है कि भाई विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना, आप लोग चर्चा से भागते हैं, चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर संसद का औचित्य क्यों? उस पर सवाल तो उठेगा। इस देश के लोग थोड़े दिन बाद सोचने लगेंगे कि भाई संसद क्यों है। गोयल साहब। चौहान साहब, निश्चित तौर पर हम किसी भी जवाब से नहीं भागते और हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष हो, लेकिन मजबूत विपक्ष के साथ में समझदार विपक्ष हो जो देश हित की बात करे, देश के हित में आवाज उठाए, देश के हित में बात करे। उसकी कोई भी बात ऐसी ना हो जिस बात से पाकिस्तान को लाभ मिलता हो, चीन को लाभ मिलता हो। तो निश्चित तौर पर हम अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर 16-16 घंटे का टाइम दोनों सदनों में बहस का विपक्षी मांग कर पर हमने दिया है और बिल्कुल बहस करेंगे। लेकिन अगर विपक्ष बहस छोड़कर भागेगा तो उसमें फिर विपक्ष का दोष है, हमारा दोष नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहन सुधा बहुत अच्छी तरीके से कुछ बातें कर रही थी। मैं सिर्फ एक ही बात का जवाब मांगू, देश की जनता और विशेष करके बिहार की जनता ये बात जानना चाहती है कि आप ये कह रहे हो कि हमने चुनाव चोरी कर लिया, लेकिन हम आरोप लगा रहे हैं कि आप सत्ता पाने के लिए, अरे वो बिहार में नहीं गोयल साहब, वो पूरे देश का चुनाव लूटने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, खाली बिहार तक नहीं है। सुधा जी रिस्पॉन्ड करिए जल्दी से, बस बहुत संक्षिप्त में छोटा सा जवाब जी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि इन्होंने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के अंदर बंद करा कांग्रेस। ये तो आपने कहा ही था, ओपनिंग कमेंट आपका था ही। उनके साथ में मिलकर के ही बिहार की जनता ये तो अब लालू को एतराज नहीं, कांग्रेस को एतराज नहीं, बीजेपी को क्यों एतराज है? बीजेपी जो कार्रवाई उसकी सरकारें करती रही, करें वो। पूछ लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा। नहीं मैं अनिल सर बात करना, आप इसका जवाब दे दो। हाँ, ठीक है, सुधा जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। सुधा जी ठीक है। अनिल जी कांग्रेस सुनिए प्रश्न आ गया। अरे प्रश्न आ गया आपका। कौन गलत है? कांग्रेस गलत है? आ गई सुनिए। ठीक है, वो बता रही कौन गलत है, बता रही, बोलिए। ईवीएम क्या बात करते हैं?
अरे सुन लीजिए भाई, अनिल गोयल जी सुन लीजिए, गोयल साहब, अरे गोयल साहब सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए गोयल साहब, बोलिए सुधा जी बोलिए। आपने ईवीएम को खत्म क्यों नहीं करा? अरे बाप रे बाप, अरे बहुत लंबा सवाल हो जाएगा फिर, जब हमारे पास समय नहीं जवाब लेने का। जल्दी से बोलिए सुधा जी। यही हालत है दुर्गेन जी, दिक्कत है ये ना कि इन लोग का सिर्फ बोलना है, सुनना उनना जल्दी जवाब दीजिए आप, तो कम से कम ना करिए। मैं बता रही हूँ इनको, तुलसी बाबा एक जगह लिख गए हैं, बस वो 2 लाइनें सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इनके प्रश्न का उत्तर क्या है जी। तुलसी बाबा रामचरितमानस में 2 लाइनें लिख गए थे कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबैना। ये भाजपा के लिए कोड लाइन थी कि ये ऐसी पार्टी आएगी जो झूठ को मंत्र मानेगी, सुबह उठेगी शाम तक वही दोहराएगी, 2 लाइनें आएंगी उसी पे काम करेगी। अरे भाई गलत चीजें चाहे जिसकी भी सरकार में हो, हमने तो मंत्रियों को बंद तक किया है, आपने तो उठा के मुख्यमंत्री बना दिया है। मुख्यमंत्री छोड़िए, आपने न जाने कहां बैठा दिया है। और बीमार व्यक्ति जो इस्तीफा दे रहा है उसको सील, बीमार व्यक्ति को आराम करिए, हॉस्पिटल पहुंचाइए, देखने के लिए फोटो खिंचवाइए, डालिए। आप लोग ऑफिस सील कर रहे हैं। अरे सुनिए अनिल भाई सुनिए, अरे सुनिए, भ्रष्टाचार में अरे भाई हेमंत बिश्वा शर्मा, मैं आपसे बाकी किसी की बात, अरे सुन लीजिए, कितने लोगों का नाम ठीक है, अब मेरे पास वक्त नहीं, माफी चाहता हूं दोनों मेहमानों से। अजय जी एक छोटा सा अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम के, अजय जी बहुत जल्दी से। करने के लिए 4 सेकंड, हाँ बोलिए जल्दी, सुधा जी बोलिए। ठीक है अनिल जी प्लीज, सुधा जी जल्दी से। बिहार की जनता मांग रही है आपसे, उसका जवाब बोलिए। नहीं, मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा, फिर दूसरे की आवाज भी आने दीजिए, बोलिए। दे दो ना। मैं जवाब दे रही हूँ, फिर वही लाइन, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाना। आप लोग वही बोलने वाले लोग, वॉशिंग मशीन। ठीक है, थैंक यू अजय जी। एक छोटी सी टिप्पणी अजय जी, जल्दी से अजय जी। ठीक है सुधा जी गोयल साहब, ठीक है, थैंक यू। अजय जी अंतिम टिप्पणी जल्दी से। अजय जी बोलिए जल्दी से। हमारे पास जवाब इस बात का झूठे लोगों का क्या जवाब देगा? ईडी ने जिन 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, उनमें से 23 भ्रष्ट लोग इनके साथ आ गए। आज उनके साथ सत्ता पाने के लिए क्या जवाब है? सत्ता की चोरी करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बताया, उन्हीं में से 23 आ गए। हेमंत बिश्वा शर्मा क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए जब आप कहते हैं किसी से, जब आप गिला रखिए तो सामने आईना रखिए, वो भी देख लिया कीजिए कि असल में जितने भ्रष्ट थे 25, उनमें से 23 आपने ले लिए। तो साहब जब ये आप कर रहे हैं तो फिर उसके बाद दूसरे को कहने का कोई बहुत शुक्रिया अनिल गोयल, सुधा मिश्रा, अजय शुक्ल, रमेश ठाकुर, मनीष शर्मा और राजीव कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी कह रहे हैं कि गिला रखिए तो आईना भी रखिए, खुद की भी शक्ल देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये गंभीर विषय है, आज ये जनता पर मैं छोड़कर जाता हूं, राहुल गांधी ने भी जनता पर छोड़ा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लगातार लगे रहेंगे। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग जैसी बेहतरीन संस्था जिस पर अटूट विश्वास है, भारत का ही नहीं तमाम दुनिया के तमाम देश बहुत विश्वास करते हैं, उसकी छवि को धक्का लग रहा है, बट्टा लग रहा है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।